तो ऐसा नहीं, पूरे इलाके में जो भी एसेट्स थे यूएस के और इजराइल के अंदर, तेल अवीव के अंदर जिस तरह से अटैक हुआ, यहाँ तक कि तेल अवीव में कई जगह लाइट चली गई जिस तरह के अटैक वहाँ पर हुए हैं। तो बहुत सारा, ऐसा नहीं कि सिर्फ ईरान में नुकसान हो रहा है, ईरान में बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि इजराइल को नुकसान नहीं हो रहा, बाकी आसपास के देशों को नुकसान नहीं हो रहा। यहाँ तक कि वहाँ पे आसपास के देशों में एक डिसैलिनेशन प्लांट था, वो हिट हुआ है, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा टूटा है। अब देखिए, जो दोनों तरफ से जो युद्ध चल रहा है उसमें भयंकर तबाही देखने को मिल रही है। भयंकर तबाही इस लिहाज से क्योंकि ईरान में तो तबाही हुई रही है, लेकिन ईरान भी लगातार निशाना बना रहा है अमेरिका और इजराइल को। और ऐसे में ये सोचना या ये कहना या ये सवाल खड़े करना, हर्षवर्धन जी, कि क्या ईरान घुटने टेक सकता है, क्या ये पॉसिबल लग रहा है ऐसी सिचुएशन में? देखिए, ईरान किसी कीमत पर घुटने नहीं टेक सकता जब तक कि वहां IRGC ताकतवर है। IRGC में जब तक वहां ताकत बची हुई है, जो 88 मेंबर की जो उनकी एक्सपर्ट काउंसिल है, जो क्लेरिक्स की, वो जब तक बची हुई है तब तक वो घुटने नहीं टेकने वाला है, क्योंकि वो इस लड़ाई को शहीदी बनाम का दर्जा दे रहा है, इस्लाम बनाम क्रिश्चियनिटी का दर्जा दे रहा है, वो दुनिया में इस्लाम की ताकत के तौर पर इसको दिखा रहा है। और अगर वो घुटने टेक देगा तब तो उसका जो बेसिक प्रीमाइस है वही खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि वो होने वाला नहीं। वो एक ही स्थिति में हो सकता है जिसको ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि कुछ लोगों से उनकी बातचीत चल रही है, वो लोग IRGC की कमांड के ऊपर हावी हो सके। IRGC को अमेरिका ने और इजराइल ने लगातार बहुत टारगेटेड अटैक करके कमजोर करने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी अधिकांशतः जो कंट्रोल है वो उन्हीं के पास है। जब तक वो कंट्रोल नहीं जाएगा तब तक किसी भी तरह की बातचीत या कोई जिसको कहते हैं कि आत्मसमर्पण या चेंज कर देना, वो संभव नहीं होने वाला है। हाँ, ये जरूर हुआ है कि चूंकि उनकी जो टॉप 40 की लीडरशिप थी उसमें से लगभग आधे से ज्यादा लोग एलिमिनेट हो चुके हैं। और खतरा तो यह भी होता है ना कई बार ऐसी लड़ाइयों में कि कोई अंदर का व्यक्ति भी कोई एक मजबूत हो रहा है तो उसकी हत्या करा दी और उसको मत्थे डाल देगा कि वो तो दुश्मन के हमले में मारा गया। तो मुझे लगता है ईरान की स्थिति उतनी आसान है नहीं, और इतनी तबाही के बाद कैसे वो आत्मसमर्पण कर दे, उसके लिए भी तो संकट है ना। अगर वो आत्मसमर्पण कर देगा, ये इस सब के बावजूद कि ईरान पूरी तरह से टेररिस्ट फंडर स्टेट है, हाउती, हिजबुल्लाह और हमास को पालने वाला स्टेट है, ईरान में मानवता और मानवाधिकार दोनों ही पूरी तरह से खत्म है, लेकिन फिर भी वो कैसे वो आत्मसमर्पण करेगा, उसका तरीका यही है कि IRGC को पहले खत्म करिए, वहां जो लीडरशिप है, वहां जो नीचे के लोग हैं उनको ऊपर लाइए और उनके साथ बातचीत का तरीका निकालिए। अब युद्ध चलता रहेगा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी चर्चा होती रहेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए ट्रंप क्या करते हैं? ट्रंप पहले नेटो देशों से समर्थन मांग रहे थे, जब नहीं दिया तो ट्रंप ने उनको भी धमकाने की कोशिश की, और अब ट्रंप को खरी खरी जो है वो चीन ने भी सुना दी है। चीन की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका और इजराइल की वजह से हॉर्मुज बंद हुआ है। ट्रंप और नेतन्याहू की सनक ने पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर चर्चा हो रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा कि नहीं खुलेगा, और ऐसे में चीन, जिसको यह भी कहा जाता है कि भाई बैकडोर से समर्थन तो वही दे रहा है ईरान को, या बैकडोर से वो पीछे खड़ा हुआ है ईरान के साथ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ट्रंप को यह कहना, समीर जी, क्या रास्ता निकलेगा कोई? मुझे लगता है चीन ने जो कहा वो बिल्कुल दो टूक और बहुत स्पष्ट कहा और बहुत सही कहा है। युद्ध के पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर किसी भी तरह की रोक टोक नहीं थी, कोई टोल टैक्स नहीं लगता था, सब पूरी दुनिया के जहाज बहुत आराम से आवाजाही वहां से हो रही थी। युद्ध के बाद अब जब लगा ईरान को कि हमारे पास कुछ बचा नहीं है, तो उन्होंने कहा कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी जहाज निकलेगा हमारे बिना अनुमति के नहीं निकलेगा, और उसके लिए हम टोल टैक्स वसूल करेंगे, और हमारे जो दोस्त देश है उनके हम जहाज को जरूर छोड़ देंगे, लेकिन हमारे दुश्मन देशों के जहाज को हम टोल टैक्स लेने के बाद भी नहीं छोड़ेंगे। और जिस तरीके से पूरी दुनिया की आवाजाही को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान ने रोकने की कोशिश की और रोक दिया गया है, मुझे लग रहा है पूरी दुनिया के लिए संकट रहा। और जिस तरीके से अमेरिका के करीबी दोस्त फ्रांस ने भी, नाटो ने भी ये कहा है कि भाई युद्ध से आप इस मामले का समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते, यह सिर्फ कूटनीतिक और बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। और इसीलिए फ्रांस के राष्ट्रपति ने जब 30 से ज़्यादा देशों के लोगों को बुलाया बातचीत के लिए, वो सब बातचीत के लिए आए, कूटनीति से रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। और ट्रंप का ये कह देना कि भाई अब मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने की जिम्मेदारी नहीं लेता हूं, जिनके जहाज फंसे हैं वो खुद वहां पर जाएं और छुड़वा कर लेकर आए, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। पूरे देश, मतलब पूरे दुनिया को आपने संकट में डाला, और आप ये कह रहे हो कि भाई जो देश युद्ध में शामिल नहीं थे वो युद्ध में जाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाए। मुझे लग रहा है ट्रंप के बहुत एक लापरवाही भरा काम रहा। जिस तरीके से उन्होंने अपने पायलट को बचाया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी उन्हें खुलवाना चाहिए। मुझे लगता है कि चीन ने जो कहा है वो सीधा संदेश था
क्या अब अमेरिका इस मामले में बढ़ेगा, या दूसरा नाटो के देश फ्रांस, ब्रिटेन, बाकी लोग जिन्होंने कहा है कि हम ईरान से बात करेंगे और चीन को इसमें शामिल करके हम बात करके रास्ता खुलवाने की कोशिश करेंगे, क्या बातचीत से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, ये देखने वाली अभी तो बात सब होगी। धमकी दे रहे हैं ट्रंप, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बीच में रखकर ही धमकी दे रहे हैं। कभी नेटो देशों को लेकर कहते हैं, कभी बाकी देशों को कूदने के लिए कहते हैं, लेकिन इसका हल अभी किसी के पास नहीं है।